अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा रिप्लाई कर दें। आवाज़ साफ आ रही है तो क्लास स्टार्ट कर लें। आवाज़ क्लियर है बेटा? ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इंशाल्लाह मैं जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे, और फिर जो है ना कल से इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए इसे आप। एन आइडियल हीट इंजन operates in Carnot cycle between temperature 227 centigrade and 127 centigrade and absorbs 600 joule heat. Find work done per cycle and efficiency. तो एक आइडियल हीट इंजन है, वो कार्नो साइकिल में काम कर रहा है दो टेम्परेचर्स के दरमियान, 227 सेंटीग्रेड 227 सेंटीग्रेड और 127 सेंटीग्रेड। तो जो ज्यादा वाला टेम्परेचर होगा 227 वो सोर्स का हो जाएगा T1, और जो कम वाला टेम्परेचर है 127 वो सिंक का हो जाएगा T2। दोनों को आप केल्विन में चेंज कर लें तो एक 500 केल्विन आ जाएगा, दूसरा आपका 400 केल्विन आ जाएगा, और 600 जूल वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो आपकी Q1 होती है, Q1 आपकी 600 जूल हो जाएगी। अब आपको दो चीजें निकालनी है, एक आपको एफिशिएंसी निकालनी है और दूसरा इसका वर्क डन पर साइकिल निकालना है। तो एफिशिएंसी तो जरा आप पहले मुझे निकाल के बताएं, मैंने क्या लिखा है ये जरा खुद करें, फॉर्मूला लगाएं, ये 20% आएगी, ये निकालें जरा, फिर आगे चलेंगे। निकालें जरा इसकी एफिशिएंसी भाई। अच्छा भाई, 20% जब आपने एफिशिएंसी इसकी निकाल ली, अब हम एफिशिएंसी का, अब दूसरी चीज जो हमें निकालनी है वो वर्क डन निकालना है। अब हम एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम पहले कई दफा यूज कर चुके हैं। ठीक है जी, आउटपुट अपॉन इनपुट वाला।
तो आउटपुट किसके इक्वल होता है? वर्क डन के। और इनपुट किसके इक्वल होता है? हीट एब्जॉर्ब के। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आपने ये एफिशिएंसी निकाली है 20, ये आप पुट कर दें, ये यहाँ 20 रख दें, और Q1 देखिए आपका कितना है? 600, वो यहाँ रख दें आप, ये यहाँ आ गया। ठीक है, बस यहाँ से वर्क आ जाएगा आपको ये। इसको आप 100 को इधर ले जाएं, ठीक है, ये 0.2 हो जाएगा, और ये 600 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 जूल का वर्क डन आएगा आपको। बोले समझ आ रहा है? अच्छा, व्हाट इज मीन्ड बाय वन साइकिल? देखो बेटा, वो जो हमने कार्नो साइकिल पढ़ा था जिसके 4 स्टेप थे, पहले स्टेप से चौथे स्टेप तक जाते हैं। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, फिर दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, फिर तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, फिर चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो वो पहले स्टेप से लेके चौथे स्टेप तक वो पूरा एक साइकिल होता है, दैट इज वन साइकिल। फिर वो वापस पहले स्टेप पे आ जाता है, फिर चौथे तक जाएगा, तो इस तरह वो साइकिल रिपीट होता रहता है। समझे समीर? ठीक है। मैंने उसको मना किया यार, वो 3
हो सकता है। हाँ भाई कर लिया। ये क्या हो गया यार, ये मैंने क्या लगा दिया। बोलो भाई, आगे चलें। हाँ भाई आगे चलें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A heat engine, a heat engine works at the rate of 500 kilowatts and has an efficiency of 30%. Calculate the loss of heat per hour. एक हीट इंजन 500 किलोवाट के रेट से काम कर रहा है। वॉट में क्या होती है, पावर। ये इन्होंने इसकी पावर दे दी, तो पावर देखें इंजन की कितनी है, 500 किलोवाट। इसको किलोवाट से वॉट में लाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 इंटू 10 पावर 5 वॉट्स इसकी पावर आ जाएगी। ये इसकी पावर है, और उसकी एफिशिएंसी जो है वो 30% है। 30% उसकी एफिशिएंसी है। अब वो कह रहे हैं कि उसका लॉस ऑफ हीट निकालना है। लॉस ऑफ हीट क्या होता है, Q2। जो हीट इंजन सिंक में ट्रांसफर कर रहा है, आप जानते हैं उसका लॉस होता है, वो Q2 होती है। और वो निकालनी है पर आवर, हर एक घंटे में। हर एक घंटे में कितनी हीट दे रहा है वो, तो टाइम उसका 1 आवर हो जाएगा, जिसका मतलब है 3600 सेकेंड। अब आपको मालूम है कि भाई पावर जो है वो वर्क अपॉन टाइम होती है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका मतलब है कि जो वर्क होगा वो पावर इनटू टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो हमें देखें इसकी पावर दी हुई है, ये पावर है, ये टाइम है। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इसका वर्क आ गया, ये वर्क निकाल लिया। जब इसका वर्क आ गया, तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था ये लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही आउटपुट की जगह वर्क डन आ गया, इनपुट की जगह Q1 आ गया। अब देखिए ये परसेंट एफिशिएंसी, ये 30% यहाँ रख दें, ये एफिशिएंसी रखें, और ये जो आपने वर्क डन निकाला था इसका, ये यहाँ पे रखें, ये यहाँ रखें। इसको सॉल्व करके यहाँ से Q1 निकल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करके हम Q1 निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने Q1 निकाला, ये इसका Q1 निकल गया, ठीक है जी। Q1 आ गया इसका 600 इंटू 10 पावर 7। जब Q1 आ जाएगा, फिर ये फॉर्मूला लगाएं कि भाई हीट इंजन का जो वर्क डन है डेल्टा W वो Q1 माइनस Q2 होता है। तो अब जो वर्क डन था वो रखें यहाँ पे, और ये जो Q1 निकाला ये रखें यहाँ पे, तो यहाँ से फिर आपका Q2 निकल जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी पिछले 10 ईयर्स में एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अच्छा, ये मुझे कोई मैसेज कर रहा है, ताहिर खान कह रहा है कि सर Q2 टोटल है ना 1 आवर का है। हाँ, Q2 जो है वो 1 घंटे का निकालना है। मास क्या कह रहा है सर, Q2 लॉस ऑफ हीट है, बिल्कुल Q2 लॉस ऑफ हीट होता है। मोहम्मद इब्राहिम क्या कह रहे हैं सर, 500 किलोवाट को 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इसलिए कि किलोवाट से वॉट में कैसे लाएंगे, जब भी किलो को खत्म करोगे, 1 किलो का मतलब होता है 1000, जब भी किलो हटाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मास फुरकान कह रहा है कि Q2 लॉस ऑफ हीट है। हाँ भाई, बिल्कुल Q2 लॉस होता है। Q2 वो हीट होती है जो इंजन सिंक में फेंकता है, तो वो तो लॉस ही होता है ना उसका। घर पे पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग? और ताहिर खान कह रहा है कि Q2 टोटल है या 1 घंटे का है? भाई ये 1 आवर का निकाला है ना, जब आपने वर्क डन जो है वो पावर में जो टाइम रखा है वो 1 घंटा रखा है, तो उससे वर्क डन 1 घंटे का निकल रहा है। तो जब वर्क डन 1 घंटे का निकल रहा है तो Q2 भी 1 घंटे का ही निकलेगा। समझ आई बात ताहिर? हम्म। अमीन कह रहा है सर लास्ट स्लाइड लगा दें 1 मिनट के लिए। ये लो भाई अमीन, लगा दी। जल्दी कर लो जो करना है, क्योंकि सब तुम्हारी वजह से बैठे हुए हैं। अच्छा, असद क्या कह रहा है सर, 1 आवर की क्यों निकाली है? भाई 1 आवर की इसलिए निकाली है क्योंकि क्वेश्चन की वर्डिंग देखो, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आवर। तो पर आवर का क्या मतलब है कि लॉस ऑफ हीट पर आवर, यानी 1 घंटे में कितना हीट का लॉस होता है वो निकालो। तो इसीलिए 1 आवर के लिए निकाला है। बोलो, बोलो असद। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, कर लिया, आगे चलें। बोलो भाई, कर लिया, आगे चलें।
ठीक है भाई, आगे जा रहा हूँ, कोई रह गया तो बता दो। वो कह रहा है समीत कितने सवाल रहते हैं, बस आज कंप्लीट कर दूंगा यार, टेंशन ना ले, आज कंप्लीट कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, a heat engine performs work at the rate of 0.4166 watt, ये हो गई पावर फॉर 1 आवर, ये हो गया टाइम। एक हीट इंजन 0.4166 वॉट की पावर से 1 घंटे तक काम करता है एंड रिजेक्ट्स 4500 जूल हीट इनटू सिंक, और 4500 जूल इसका लॉस है जो ये सिंक में देता है, ये Q2 हो गया। तो Q2 आपका 4500 हो गया और 1 घंटे तक काम करता है, टाइम आपका 1 आवर हो गया जो कि 3600 सेकेंड है, और पावर इसकी 0.4166 वॉट है। अब ये कहते हैं कि फाइंड इट्स एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करके आप इसका वर्क निकाल लो। ये इसकी पावर है, ये इसका टाइम है, तो 1500 जूल इसका वर्क डन आ गया। अब ये फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, इसमें आप ये वर्क रखो और ये आपको Q2 दिया हुआ है, ये आप Q2 रखो इसमें, तो यहां से आपका Q1 आ जाएगा 6000 जूल। तो ये आपका Q1 आ गया 6000 जूल और ये आपका वर्क डन है। अब आप ये फॉर्मूला लगाओ जो बार बार यूज हो रहा है, आउटपुट अपॉन इनपुट वाला, आउटपुट की जगह वर्क रखो, इनपुट की जगह Q1 रखो, तो यहाँ आपका वर्क डन आएगा ये 1500 जूल, ये यहाँ आ गया, और ये Q1 आपके यहाँ आ गया 6000, तो 25% इसकी एफिशिएंसी आएगी। ठीक है भाई, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। आज मैं इंशाल्लाह आज की क्लास में ये जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा, तो फिर इंशाल्लाह कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप ये जहन में रखें कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे एग्जाम में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, मैंने आपको बता दिया है। इससे 2 या 3 MCQs आएंगे और फिर इससे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन आएगा, और इससे लॉन्ग क्वेश्चन में एक डेरिवेशन भी आएगी, और इससे 1 या 2 न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो ये पेपर में अच्छी खासी चीजें इस चैप्टर में से आती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये समझ लें कि ये आपके पेपर में 20% जो है ना चीजें इस चैप्टर में से आती हैं, तकरीबन 20% है ये आपके पेपर में। मोहम्मद इब्राहिम कह रहे हैं कि इजी है। हाँ तो इजी तो है यार, कोई मुश्किल थोड़ी है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, टॉपिक ये इसमें ज्यादा है, न्यूमेरिकल ज्यादा है, ये बात है, थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है यार, क्या रखा है इसमें, आसान आसान तो बातें क्या है इसमें। देखो भाई, जो चीज तुमने समझ ली, जो चीज तुम्हें आ गई, तुमने समझ ली, पढ़ ली, वो आसान है। जो तुमने नहीं पढ़ी, छोड़ दी, वो मुश्किल है, बस मुश्किल कुछ नहीं होता। ताहिर खान कह रहा मुश्किल तो वेक्टर भी नहीं थे। कोई कह रहा है सेंटर कब से ऑन हो रहा है। देखो बेटा, इंशाल्लाह 15 सितंबर से अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल गए तो उसके बाद इंशाल्लाह बिल्कुल खुल जाएगा। चलो भाई, कर लिया, आगे चले, बोलो बेटा। डन। नो, मास कह रहा है नो। चलो भाई और ले लो टाइम।
हाँ भाई आगे चले, बोलो भाई, बोलो भाई, चले। ओके। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार्नो इंजन, अ कार्नो इंजन हुज लो टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर का मतलब क्या है, सिंक, इज एट 200 केल्विन, हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50%। एक कार्नो इंजन है, उसके सिंक का टेम्परेचर 200 केल्विन है, तो सिंक का टेम्परेचर क्या होता है, T2, T2 200 केल्विन है, और उसकी एफिशिएंसी 50% है, ये हो गई एफिशिएंसी 1। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी अप टू 75%, हम एफिशिएंसी को बढ़ाकर 75 पे ले जाना चाहते हैं। बाय हाउ मेनी डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिंक बी डिक्रीज्ड इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमें इसके सिंक के टेम्परेचर को कितना कम करना पड़ेगा अगर सोर्स का टेम्परेचर यानी T1 कांस्टेंट रहे। अब आप लोग ये बात याद करेंगे, जब मैं बुक के क्वेश्चन करा रहा था तो बुक में क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसने ये कहा था कि एक हीट इंजन की एफिशिएंसी को 40% से बढ़ा के 50% पे ले जाना है, तो उसके सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ाना होगा। तो वहां मैंने आपको बताया था कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, कि या तो सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाया जाए या सिंक का टेम्परेचर कम किया जाए। तो बुक में तो वो सवाल है जिसमें उन्होंने पूछा है कि भाई सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाए, और पेपर में ये वाला भी आ चुका है जिसमें ये पूछ रहा है कि सिंक का कितना कम किया जाए। तो दोनों में से किसी भी तरह का आ सकता है। अब मेथड वही है कि भाई पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे एफिशिएंसी 1 पे। तो देखिए एफिशिएंसी 1 जो है वो 50 है, तो हमने एफिशिएंसी 1 रखी 50, और सिंक का टेम्परेचर है 200, हमने T2 रख दिया 200, और हम इसको सॉल्व करके T1 निकाल लेंगे। ठीक है ना, अभी हम इसको सॉल्व कर ले जैसे आप करते हैं, ये 100 आप इधर ले जाएं, ये 0.5 हो गया, फिर आप ये वाली जो वैल्यू है इसको लेफ्ट पे ले जाएं, ये प्लस हो गई, फिर आप 0.5 को इधर ले आए। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करें, और फिर आप ये 0.5 यहाँ आ जाएगा, T1 यहाँ चला जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 200 और डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है ना, पहले आप यहाँ तक कर लें, इसके बाद बताऊंगा आगे। तो ये T1 आ जाएगा यहाँ से, तो T1 इसका आएगा 400 केल्विन, पहले यहाँ तक आ जाएगा। पहले यहाँ तक पहुंच जाए फिर बताता हूँ आगे। मुझे ऐसा लगा कि अदरान आ गया, और किसकी हालत बात है।
हाँ भाई, पहुंच गए यहाँ तक। बोलो भाई, कहाँ पहुंचे? आगे चले भाई। ठीक है, अब करेंगे क्या हम? अब देखो, हमने यहां तक ये फाइंड किया। देखो भाई, हमने यहां तक ये फाइंड किया कि अगर एफिशिएंसी 50% है, अगर एफिशिएंसी 50% है और सिंक का टेम्परेचर 200 है, तो सोर्स का टेम्परेचर 400 केल्विन होगा। यार ये मोहम्मद अली रेज हैंड कर रहा है। मोहम्मद अली 1 मिनट कर रहा है, मैं आगे थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो रुका हुआ अभी यहीं पे यार। तो यहां तक हमने ये फाइंड किया कि अगर एफिशिएंसी 50% है और सिंक का टेम्परेचर 200 केल्विन है, तो सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा? 400 केल्विन होगा। अब हम क्या करेंगे कि दोबारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें एफिशिएंसी रखेंगे 75, जो हमें बढ़ा के जहां पहुंचानी है, और सोर्स का टेम्परेचर यही 400 केल्विन रख देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सोर्स का चेंज नहीं करना। देखिए आप, तो आप यहां देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि दोबारा फॉर्मूला लगाया, फिर हमने फॉर्मूला लगाया एफिशिएंसी का, और हमने एफिशिएंसी रख दी इसमें 75, और जो T1 है, जो 400 हमने निकाला था वही रख दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सोर्स का चेंज नहीं करना। और T2 अब हम एक और निकाल लेंगे यहां से, उसको हमने T2 डैश कह दिया। इसको आप सॉल्व कर लें, सॉल्यूशन तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो यहां से जो T2 डैश निकलेगा वो 100 केल्विन निकलेगा। तो इससे हमें ये बात समझ आएगी कि अगर हमें एफिशिएंसी को 75 पे लेके जाना है और सोर्स के टेम्परेचर को 400 केल्विन ही रखना है, तो सिंक का टेम्परेचर 100 केल्विन होना चाहिए, जबकि पहले सिंक का कितना था? 200 केल्विन था। तो इसका मतलब है कि सिंक के टेम्परेचर को 200 केल्विन से 100 केल्विन पे ले जाना होगा। तो डिफरेंस कितना होगा? 200 में से 100 माइनस करेंगे, तो इसका मतलब है 100 केल्विन जो है वो कम करना पड़ेगा। तो बताएं, बात समझ आई? हाँ भाई, समझ आया? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ताहिर खान कह रहा है सर आंसर डिग्री में मांगा है। नहीं 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 नहीं, डिग्री में नहीं मांगा। उन्होंने कहा है बाय हाउ मेनी डिग्रीज, बाय हाउ मेनी डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिंक शुड बी डिग्रीज, यानी कितने डिग्री कम करना पड़ेगा। तो कितने डिग्री कम करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप सेंटीग्रेड में निकालें। और अगर आप ये बोले कि सेंटीग्रेड में निकालना है, तो उसमें भी 100 ही होगा, क्योंकि ये डेल्टा T2 है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मैं बार बार बताता हूँ कि सेंटीग्रेड और केल्विन का सेम होता है। तो अगर केल्विन में 100 कम करना है तो सेंटीग्रेड में भी 100 कम करना होगा। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
हाँ भाई कर लिया, आगे चलूं? आगे चलूं, इसके बाद बस लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो लास्ट है। सबने कर लिया? कोई रह गया तो बता दो, मैं जा रहा हूं आगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसकी स्लाइड साफ नहीं है, तो मैं इसको आगे आपको इसकी दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ। ये ठीक है, थोड़ी डिम है, लेकिन ये पढ़ने में आएगी। अब इसमें देखो कह रहे हैं भाई कि इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, ये न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, लेकिन 10 इयर्स में 2 दफा आ चुका है। इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस 2000 जूल ऑफ हीट is supplied to a system at a constant pressure of 1.01 10 power 5 Newton per meter square and piston moves through a distance of 0.5 meter। आइसोबैरिक प्रोसेस है और आइसोबैरिक प्रोसेस में 2000 जूल हीट दे रहे हैं, ये डेल्टा क्यू हो गया, और कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं जो 1.01 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया। अब आइसोबैरिक में आप याद करें कि पिस्टन ऊपर जाता है, और जितना पिस्टन ऊपर जाता है उस डिस्टेंस को हम डेल्टा एक्स से मेंशन करते हैं। तो पिस्टन ऊपर गया है 0.5 मीटर, तो ये हो गया डेल्टा एक्स। मजीद आगे वो कहते हैं कि इफ द एरिया ऑफ पिस्टन, पिस्टन का जो एरिया है वो 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर है, ये पिस्टन का एरिया हो गया। देन कैलकुलेट द वर्क डन, तो वो आपसे कह रहे हैं कि वर्क डन निकालना है। then calculate the work done and increase in internal energy of the system, और डेल्टा यू निकालना है। ठीक है जी। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में शायद आपको याद होगा कि वर्क अगेंस्ट पिस्टन जो होता है वो पी डेल्टा वी होता है, और उसको हम पी ए डेल्टा एक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि जो डेल्टा वी होता है वो ए इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होता है। अब यहां पर आप देखिए, ये पी दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये डेल्टा एक्स दिया हुआ है आपको, ये तीनों चीजें रख दें, आप मल्टीप्लाई कर लें, ये P आ गया, ये A आ गया, ये डेल्टा एक्स आ गया, तो 1010 जूल जो है ये वर्क डन आ जाएगा। ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। फिर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लगाएं, उसमें ये जो डेल्टा क्यू दिया हुआ है आपका 2000 जूल, ये रखें आप यहाँ पे 2000, और ये वर्क डन आपने निकाला है 1010, ये रखें, तो 990 जूल आपका डेल्टा यू आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में मैंने आपको बताया कि लास्ट 10 इयर्स में ये 2 दफा आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर यार इसके बाद वाला ही करेंगे, 12 करेंगे इंशाल्लाह।
हाँ भाई, लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है, ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आप इसमें इतने सवाल नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जो 15 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हैं वो क्वेश्चंस बिल्कुल बुक से हटके हैं। तो अगर आप सिर्फ बुक के करके चले जाएंगे तो आपको तो ये क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। तो इसलिए इस चैप्टर में ये सारे करने जरूरी हैं। ये सारे आप करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह कहीं से भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपका कवर हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसमें जरा 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगा दिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। और इस चैप्टर के जो ये जो सेकेंडरी की फिजिक्स है, इसमें आखिरी वाले चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं। शुरू के 2-3 चैप्टर बहुत बड़े हैं, फिर आखिर के जो चैप्टर हैं वो बहुत छोटे हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो शुरू के चैप्टर में जो टाइम लग रहा है, तो आप प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट इट। आगे आपको आखिर में छोटे चैप्टर मिलेंगे। हाँ भाई, तो अगर आप लोग कर चुके हैं तो आज की क्लास इस क्वेश्चन के बाद खत्म है, और ये चैप्टर भी कंप्लीट है। कल हम इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर 12 होगा। तो जो लोग कर चुके हैं वो लीव कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सी यू बाय टुमारो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।